गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज क्लास 8th ऑनलाइन वीडियो। द चैप्टर इज सेकेंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पार्ट सेकेंड। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने वायरस के बारे में पढ़ा था कि जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है इन बैक्टीरियाज को, वायरस को क्लासीफाई करना कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग। और अभी मैं आपको पीछे हमने ये डिस्कस किया था, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात बताना भूल गई थी। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, वो इस तरह के एंजाइम प्रोड्यूस करता है कि वो वायरस को, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। मीन्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। अब वायरस कैसे बन जाते हैं, कैसे पैदा होते हैं बच्चों, तो इसके बारे में साइंटिस्ट हमारे ये बताते हैं, या इस तरह की खोजें हुई हैं, या इस तरह का हमारा साइंटिस्ट जो रिसर्च करते रहते हैं, तो इस तरह का रिसर्च हुआ है कि उससे ये रिसर्च से साइंटिस्ट ने बताया कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग स्टेट में एक्सीडेंटली किसी बैक्टीरिया, किसी प्रोटोजोआ, ह्यूमंस, या जो हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी क्रियाकलाप होते हैं, तो इनके जब इनमें बहुत से केमिकल रिएक्शंस एटमॉस्फेयर में फ्रीली हुआ करते हैं, तो इन सब रिएक्शंस में कभी कभी हार्मोन्स का डिस्टरबेंस आ जाता है, जो एंजाइम्स का डिस्टरबेंस आ जाता है। जैसे हमारे जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, या और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से डिफरेंट टाइप से एटमॉस्फेयर में एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। तो कभी कभी एक्सीडेंटली हार्मफुल एंजाइम प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जैसे कभी फंगस की एक्टिविटी है, मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा फंगस लग रहा था, या कुछ प्रोटोजोआंस, तो इन सब के एंजाइम्स मिलके एक्सीडेंटली जो है वायरस, मतलब एक्सीडेंटली वायरस प्रोड्यूस हुआ। तो जब तक ये नॉन लिविंग स्टेट में रहता है, इसे हम वायरन कहते हैं। ये नॉन लिविंग स्टेट में जब रहता है तो वायरन कहते हैं। अगर ये किसी सतह पर, या किसी सरफेस पे, या किसी सेल में, या किसी नॉन लिविंग थिंग में अगर ये वायरस है, और ये नॉन लिविंग स्टेट में अगर है, मींस वायरस काफ़ी टाइम तक, बहुत से वायरस कुछ समय तक या कुछ बहुत ज़्यादा टाइम तक नॉन लिविंग स्टेट में रह सकते हैं। उनमें ब्रीदिंग नहीं होती है, उनमें कोई भी अलाइव साइन नहीं मिलता है हमको। और वो, लेकिन जब वो किसी लिविंग सेल में जाते हैं, या किसी उसमें कोई हार्मोन्स मिलते हैं, उनमें कोई ऐसे एनर्जी मिलती है उनको, तो वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको क्लासीफाई नहीं किया जा सकता कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग। तो जब वायरस नॉन लिविंग स्टेट में रहता है तो उसे वायरन कहते हैं, और जब ये लिविंग हो जाता है तो भैया इसे वायरस कहते हैं। तो बहुत से जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हार्मफुल होते हैं, लेकिन बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने पीछे बताया कि बहुत सी एल्गी खाई जाती है, फर्न है, बहुत से हमारे जितने, बहुत से हमारे वो प्रोटोजोआंस, या मतलब ये बहुत से हमारे, जैसे एल्गी तो हमने अभी भी बताया कि खाई जाती है, लेकिन बहुत से हमारे ये फंगस हो गए, फंजाई में भी बहुत से फूल ऐसे हैं जिन्हें खाए जाते हैं। जैसे मशरूम को सभी जानते होंगे, तो कुछ मशरूम तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जहरीले होते हैं, तो वो तो नहीं खाए जाते हैं, लेकिन कुछ खाने लायक मशरूम होते हैं जिन्हें खाया जाता है। और ये मशरूम को तो वैसे भी नॉन क्लोरोफिल प्लांट ही कहते हैं, प्लांट की कैटेगरीज में आते हैं। तो इसमें से बहुत से हमारे जो है हार्मफुल होते हैं, जो हम नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन बहुत से हमें लाभदायक होते हैं, हमारी इंडस्ट्री में हमें यूज़ में आते हैं। ये देखिए, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डिसीजेज इन प्लांट। तो कुछ तो हैं वो जो मतलब डिसीज के वाहक होते हैं, ह्यूमन से प्लांट में, प्लांट से ह्यूमन में, अदर एनिमल में, इस तरह से। और कुछ एनिमल जो है वो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिशियल होते हैं, हमारे यूज़ के होते हैं, हमारी इंडस्ट्रियल यूज़ के होते हैं। उससे हम दवाएं तैयार करते हैं, एग्रीकल्चर में उनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। चलिए बच्चों, अब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना, अब हम ये जानेंगे कि कैसे इनसे डिसीजेज होता है।
तो सबसे पहले हम एक बात ये जानेंगे कि इनसे डिसीजेज होता है, क्योंकि हार्मफुल होते हैं, तो ये सेल बॉडी में इस तरह के हानिकारक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो जिस बॉडी में ये रहते हैं या जिस बॉडी को इन्फेक्टेड कर देते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल बॉडी हो, तो उसको क्या करते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं। तो उसके सेल टू सेल ये मूव करके और पूरी बॉडी को जो है इंजर्ड कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। लेकिन अब एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाता है, तो उसके लिए कोई रास्ता होना चाहिए, कोई डाकिया होना चाहिए, कोई वाहक होना चाहिए, तभी तो एक सेल बॉडी से दूसरी बॉडी में ये वायरस ट्रैवल करते हैं। तो इसका सबसे पहला जो रूट है, सबसे पहला जो माध्यम है वो है एयर। तो बच्चों, एयर द्वारा वही वायरस जा सकते हैं जो हल्के हों, जैसे हमारे कॉमन कोल्ड और कफ या स्नीज, हमारे जैसे सर्दी खांसी जुकाम में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हवा के द्वारा एक दूसरे के पास हो जाते हैं। जैसे इसीलिए आपको मैनर में सिखाया जाता है कि खांसते छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। तो ये जो वायरस होते हैं, जैसे किसी ने छींका तो हवा के माध्यम से तैरते हुए ये दूसरे के शरीर में चले जाते हैं, स्वस्थ शरीर में चले जाते हैं और उनकी सेल्स में हानिकारक एंजाइम वहाँ भी प्रोड्यूस करना चालू करते हैं। और वायरस या बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि अपने जैसे ही नए ऑर्गन बहुत तेज़ी से बनाते हैं। जैसे कि आपने अभी यंग वंस के बारे में पढ़ा था। अच्छा, दूसरे आप देखते हैं कि बर्ड्स एग लेस करती हैं या जो एनिमल बच्चे देते हैं, तो इसकी प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है। मतलब एक जैसे नए अपने पेरेंट जैसे नए जीव उत्पन्न होने में समय लगता है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी बना लेते हैं। एटलीस्ट एक दिन में लाखों की संख्या में ये बना सकते हैं। तो अगर मान लीजिए एक बैक्टीरिया या एक वायरस भी दूसरे स्वस्थ शरीर में चला गया, तो वो उसके पूरे शरीर को 2 दिन में ही पूरा शरीर को इन्फेक्टेड कर देता है, पूरे शरीर को इन्फेक्शन से कवर कर सकता है। तो उसके बाद देखिए, अभी हमारे यहाँ चल रहा है कोरोना वायरस, बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया इससे परेशान है। तो कोरोना वायरस का क्या वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ये बताया था कि उसका ये सिस्टम है, ये हवा से नहीं फैल सकता। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो भारी है। तो जब कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है या किसी प्रकार उसकी तो वो जो वायरस है वो हवा में रह नहीं पाते हैं, तैरते नहीं है, वो नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। लेकिन ज़मीन पे गिरने पे भी वो कुछ टाइम तक जिंदा रहते हैं। तो लेकिन इसीलिए कोरोना वायरस फैलने का क्या होता है कि आदमी कोई किसी को टच ना करे, क्योंकि अगर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्ति ने किसी को टच किया और अगले व्यक्ति ने उसी सरफेस को टच कर लिया, तो ये कुछ टाइम तक जिंदा रहते। तो अगर जीवित हैं तो उस व्यक्ति के हाथ से चिपक जाएंगे। उसके बाद उस व्यक्ति ने हाथ को अगर अपने आँख नाक या मुंह में लगाया, तो वो वायरस आँख नाक मुंह के रास्ते गले में चले जाएंगे और व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर देंगे। तो इसीलिए जो है वो हवा से नहीं फैल रहा था, लेकिन अभी कुछ रिसर्च में पता चला कि हवा से भी फैल रहा है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कोरोना वायरस हवा से फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, इसलिए कोरोना वायरस को हम ये नहीं मानते कि वो हवा से फैलता है। तो इसीलिए आप लोग घर पे अगर हैं तो सेफ रहें और किसी के टच में ना रहें। कोशिश करें कि हम कोई भी वस्तु छुएं तो अपने हाथों को प्रॉपरली धुलें। अब उसके बाद आता है नंबर फूड और वाटर का। तो बच्चों, भोजन के द्वारा वायरस फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि कोई भी भोजन अगर वायरस द्वारा इन्फेक्टेड हो गया तो उसमें वायरस मरते नहीं है, उसमें वो जीवित रहते हैं, क्योंकि उनमें उनको फूड मटेरियल मिलता है। तो उनका लाइफ जो है वहाँ वो सर्वाइव कर लेते हैं। बस केवल गर्म भोजन में ही वायरस जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन किसी भी ठंडे भोजन में अगर कोई भी वायरस है तो वो मरता नहीं है, उसको वहाँ से फूड आइटम मिलता है जिससे वो वहाँ सर्वाइव करने लगता है और वहाँ नॉन लिविंग स्टेज में वहाँ वो रहता है। तो इसीलिए कभी भी हमें बासी या ठंडा भोजन नहीं खाना चाहिए और कोई भी इन्फेक्टेड भोजन नहीं खाना चाहिए। देखिए, भोजन से द्वारा होने वाले जो हमारे डिसीजेज हैं वो है कालरा, डायरिया, टाइफाइड। तो ये सभी डिसीजेज क्या होते हैं, भोजन के द्वारा और पानी के द्वारा इनके वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं और स्वस्थ शरीर को बीमार कर देते हैं। देखिए, फूड और कंटामिनेटेड फूड और वाटर, ये क्या करते हैं, ये सारे वायरस क्या करते हैं, फूड और वाटर को कंटामिनेटेड कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और उसके बाद अगर वो इन्फेक्टेड फूड और वाटर कोई हेल्थी शरीर में चला जाता है तो उन्हें भी ये बीमार कर देते हैं और उस शरीर में भी वायरस का कंजप्शन हो जाता है और वायरस जो है पूरे शरीर को इन्फेक्टेड करके नष्ट करने की कोशिश करता है, डिसीजेस फैल जाता है। तो अब देखिए बच्चों, वायरस फैलने का जो कारण है वो कांटेक्ट है। इसीलिए देखिए, कभी भी बाहर से आने पर हाथ पैर धोए या बार बार, अभी तो इतना ज़्यादा
रश है कि बार बार आपको सैनिटाइजर अपने साथ रखना पड़ रहा है, आप कहीं भी जाते हो तो आपको बार बार हाथ सैनिटाइज करना पड़ रहा है। सैनिटाइज करने का सीधा सीधा फंडा है कि हम अपने हाथों को साफ सुथरा रखें, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को टच हाथों से ही करते हैं, तो हाथों को बार बार धोना चाहिए। कुछ भी खाने से पहले, खाने के बाद हमें हाथ धोना चाहिए। अब उसके बाद कैरीज। अब कुछ जो है हमारे जो है वायरस, वो एक होस्ट सेल में रहते हैं, बिना हवा के, बिना भोजन के, बिना कांटेक्ट के भी एक सेल से दूसरे सेल पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, उनको पहुंचने के लिए उनको वाहक मिलते हैं, यानी कैरीज मिलते हैं। कैरीज समझ लीजिए जैसे एक प्रकार के ड्राइवर्स होते हैं। जैसे अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, मान लीजिए हमें एक घर से दूसरे घर जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, किसी ट्रैवलिंग जो हमारे ट्रांसपोर्ट, जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनिट्स होती हैं, चाहे कोई भी बस हो, ट्रेन हो, हम क्या करते हैं, उसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो ऐसे ही बैक्टीरिया या वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने के लिए भी वाहक मिलते हैं। ये वाहक होते हैं बच्चों हमारे, जो हमारे घरों में उड़ते हैं, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, इस प्रकार के जो इंसेक्ट्स होते हैं, वही इनके वाहक होते हैं। जैसे कि डेंगू का मच्छर, जैसे डेंगू जो ये भी एक प्रकार की माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा फैलाई गई डिसीजेज है, तो वो क्या करते हैं, मच्छरों द्वारा फैलते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी एक शरीर, कोई इन्फेक्टेड सेल बॉडी या कोई ह्यूमन इन्फेक्टेड है, तो वो क्या करेगा, मान लीजिए कोई मच्छर है, वो उसने उसको खून चूसा, क्योंकि मच्छर की आदत होती है खून पीने की, तो वो जब उनका ब्लड शक करता है, तो उसके द्वारा वो जो वायरस है वो मच्छर के पैरों में चिपक जाते हैं। मच्छर के वो जो नीडल लाइक जिससे वो ब्लड शक करता है, उसमें चिपक जाते हैं, और फिर जब वो दूसरी बॉडी में जाके दूसरी बॉडी का ब्लड शक करता है, तो वो वहाँ पे उन वायरस को छोड़ देता है, और फिर वो क्या होता है कि वो दूसरी बॉडी भी इन्फेक्टेड हो जाती है। तो इस तरह के वाहक, और जैसे मक्खी है, डायरिया, कालरा के लिए मक्खियाँ हैं जो इधर से उधर वो करती हैं, मतलब वायरस को फैलाने का कार्य करती हैं। जैसे कि मक्खी और मच्छर सबसे बड़े वाहक हैं हमारे डिसीजेस को फैलाने के लिए, जिन्हें हम, और अभी एक बात सबसे ऊपर अभी ये बात ये लिखी गई है कि जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीजेस फैलाते हैं या डिसीजेस का कारण बनते हैं, उन्हें हम जर्म्स कहते हैं या पैथोजेंस कहते हैं, पैथोजेंस या जर्म्स कहते हैं। तो ये जो जर्म है, तो ये मक्खी मच्छर द्वारा सबसे ज्यादा फैलता है। इसके अलावा हमारे कॉकरोचेस हैं और भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, ये डिसीजेस फैलाने का कार्य करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये वायरस को अपने साथ, जब ये जिस इन्फेक्टेड बॉडी में से कुछ भी खाते हैं, इन्फेक्टेड बॉडी से अगर ये कुछ भी कांटेक्ट में आते हैं, तो बस वहां से वायरस उठा के और हेल्थी बॉडी के कांटेक्ट में आने पर वहां पे छोड़ देते हैं, और इस तरह से ये वाहक बनते हैं। अब कट एंड बाउंस, और जब मान लीजिए कोई भी ह्यूमन बॉडी, कोई भी एनिमल बॉडी या कोई भी प्लांट बॉडी में तो वो एंटीजन बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए अगर उनमें कट लगता है तो उनमें वायरस फैलने का कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन कोई भी ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल बॉडी जो है, उसमें अगर कहीं कट या वाउंड लग जाए, घाव खुला रहे, तो वहाँ क्या होगा, जो हवा में तैरने वाले वायरस हैं वो उस खुले एरिया से बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं और डिसीजेस कर देते हैं। तो बच्चों, तो इस तरह के वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया फैलकर टिटनेस जैसी बीमारी पैदा कर देते हैं, मतलब वो ब्लड को कंजर्व कर देते हैं, ब्लड को जाम कर देते हैं। टिटनेस में क्या होता है कि पूरी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाती है, मतलब उसका हाथ पैर टेढ़ा हो जाता है और इंसान अलाइव नहीं रह जाता, डेड हो जाता है, ह्यूमंस डेड हो जाते हैं। तो इसी तरह से वाउंड के द्वारा, खुले घावों के द्वारा भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो अब हम बात करेंगे डिसीजेस कॉज, जो अभी तक मैंने ये पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे पास 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमें पता है, फंगी, एल्गी, बैक्टीरिया और प्रोटोजोअन्स और वायरस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फंजाई से कौन कौन से डिसीजेस होते हैं। फंजाई मतलब बच्चों फफूंद या फंगस,
आप देखिए हमारा भोजन अगर 2-4 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहे तो उसमें फंगस अपने आप पैदा हो जाते हैं, क्योंकि ये कीमोसिंथेटिक होते हैं। ये कम नमी में कम सनलाइट हो, कम वाटर हो, और ये क्या होता है फोटोसिंथेसिस करके अपने आप को बढ़ा लेते हैं। तो इसीलिए तो आप फंजी को देखिए, फंजी या फंजाई कहते हैं, फंगी भी कहते हैं, फंगस भी कहते हैं, सिर्फ बहुत से नाम हैं। देखिए नमी वाले स्थान पे ये जहाँ पे थोड़ी बहुत धूप आती है यहाँ पर काई उग जाती है। फंगस हम अपने आसपास देखते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की जो है काई देखते हैं तो आपको वो बिल्कुल चिकनी स्मूथ दिखती है ना। जब उसको माइक्रोस्कोप से देखिए तो पूरा प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे फंगी का स्ट्रक्चर आपने अभी पीछे पढ़ा है, सेम वैसे ही वो स्ट्रक्चर है। तो फंगी से होने वाले जो हमारे वो है, तो ज़्यादातर फंजी जो है या फंजाई जो है या फंगस ज़्यादातर पेड़ों में लगती है और इनके द्वारा डिसीजेज होते हैं। बहुत से हमारे हैं, सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, या लीफ रस्ट है, या पोटैटो ब्लाइट है। तो अलग अलग बैक्टीरियाज के नाम हैं ये। और ह्यूमन स्किन में भी फंगस कई तरह के पैदा कर देती है, जैसे रिंगवार्म या फंगस से होने वाले रिंगवार्म आप जानते हैं दाद को बोलते हैं, या स्किन इन्फेक्शन होता है, रश हो जाता है, स्किन रेड हो जाती है। और ये एथलेट फूट जो होता है, जो हमारे फिंगर्स के बीच में फंगस के कारण अजीब सा घाव हो जाता है, या छोटे दाने हो जाते हैं, रश हो जाता है। तो पेड़ों में भी होने वाले, जैसे ये आलू ब्लाइट आपको जो दिख रहा है, तो ये इसमें पत्तियां खराब हो जाती हैं, कभी कभी फंगस द्वारा तने भी खराब होते हैं, रूट्स भी खराब होते हैं। तो ये आलू ब्लाइट जो है, इसमें क्या होता है कि पेड़ की पत्तियां बैगनी हो जाती हैं, और जो आलू तो एक पोटैटो एक स्टेम है, तो जो वो स्टेम है, आपने कभी देखा आपके घर में कभी कभी आलू कटता तो अंदर वायलेट कलर का हो जाता है, तो वो वायरस से इन्फेक्टेड पोटैटोज है, उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारा जो पोटैटो हम लाते हैं वो काटते तो अंदर से ग्रीन कलर का हो जाता है, तो वो वायरस से इन्फेक्टेड है। तो पोटैटो ब्लाइट या कॉर्न स्मट आता है, कॉर्न स्मट आता है, उसमें भुट्टे का जो पत्तियां हैं वो पूरी वाइट कलर की फंगस से ढक जाती हैं, और जो कान के बीज होते हैं वो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं, और फिर फसल खराब हो जाती है। तो पेड़ों में भी बहुत ढेर सारे फंजाई द्वारा डिसीजेज मिलते हैं। इसके बाद ये देखिए डिसीजेज, अब डिसीजेज कॉज ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया द्वारा जो डिसीजेज होते हैं तो वो ज़्यादातर एनिमल्स को इन्फेक्टेड करते हैं, और ह्यूमन बॉडी को सबसे ज़्यादा इफेक्टेड करते हैं, और अदर एनिमल में तो थोड़े कम, लेकिन ह्यूमन बॉडी को सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया ही इन्फेक्टेड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखा रहे कालरा, तो कालरा में क्या होता है, कालरा जो डिसीजेज है उसके बैक्टीरिया का नाम है बैबरी कॉलरी। तो ये कालरा तो सभी जानते हैं कि वॉमिटिंग और मोशन से एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं। टाइफाइड बैक्टीरिया में फीवर आने लगता है। तो ये जो हमारे कुछ सम डिसीजेज दिए हैं, आप इस चार्ट को कॉपी बनाएंगे और इसको लर्न भी करेंगे। तो ये सब बैक्टीरिया है, जैसे टाइफाइड हो गया, गैस्ट्रिक अल्कर जो होता है, ये गैस्ट्रिक अल्सर है, अल्सर सॉरी। तो गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है उसमें क्या होता है कि वो बैक्टीरिया बॉडी ऑर्गन, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन के अंदर आंतों को इन्फेक्ट कर देते हैं, वहाँ घाव, तो वहाँ पर घाव हो जाता है, वाउंड हो जाता है। और ये इसके बाद हमारा हो गया टिटनेस हो गया। टिटनेस क्या होता है, अगर हमारे ब्लड में आयरन की कोई, या मान लीजिए हमारी बॉडी में अगर किसी आयरन से कट लगता है, आयरन ऑब्जेक्ट से कट अगर लगता है, तो आयरन ऑब्जेक्ट के साथ उसमें क्या होता है, कभी कभी जंग लग जाता है, आयरन में जल्दी जंग लग जाता है, तो जो हमारा वो फेरस आयन बन जाता है। तो उस आयन के हमारे हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उसके संपर्क में आने में वायरस पैदा हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो जाम हो जाता है, जो टिटनेस की स्थिति है। या हमारा ट्यूबरकुलोसिस टीबी कहते हैं, ये हमारे फेफड़ों में ये बैक्टीरिया बैठ जाता है। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया दिए हैं, और ये इनके नाम है, ये इनका बैक्टीरियाज के हमारे बॉटनिकल नेम है कि इनको हम क्या बॉटनिकल या किस बॉटनिकल नेम या साइंस की भाषा में उनको क्या कहते हैं, वो इनके नाम है।
और इनके होस्ट कौन है, तो देखिए मोस्टली ऑफ बैक्टीरिया के होस्ट जो ह्यूमन बीइंग है, लगभग बैक्टीरिया के होस्ट ह्यूमन बीइंग है। कुछ में ये आपके रूमेट्स होते हैं, कुछ में प्लांट होते हैं, और कुछ पर्टिकुलर प्लांट को इफेक्टेड करते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला जो ये एंथ्रेक्स की आप बात करें तो ये क्या है, रूमेंस को इफेक्टेड करते हैं। ये बैसिलस एंथ्रेक्स जो है, ये बैक्टीरिया का नाम है। ये क्या करते हैं कि उनके रूमेंट्स के, जितना हमारे रूमेंट्स है, उनके मुंह और खुर के पास घाव पैदा कर देते हैं। खुर आप जानते हैं, जो पैरों के नीचे जो स्ट्रक्चर होता है उसे खुर कहते हैं। तो इसे हिंदी में खुरपका मुपका कहते हैं, इस बैक्टीरिया द्वारा जो होता है। ये रूमेंट्स होस्ट है। और इसके बाद ये क्राउन जेल जो है, ये प्लांट्स इसके वाहक होते हैं। इसके बाद आपका ब्लाइट डिसीजेस जो होता है, आलू में होता है, और भी कई प्रकार के प्लांट में लगता है, उसे ब्लाइट डिसीजेस कहते हैं। उसमें जो है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, प्लांट ऑब्जेक्ट, उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो उनके सेल्स में इस तरह के एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं कि उनका कलर चेंज होता है, बैगनी या ग्रीन कलर का हो जाता है। जो हमारे ग्रीन ऑब्जेक्ट है उनमें रेड कलर का एंजाइम प्रोड्यूस होने लगता है, उसमें उसका कलर रेड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वायरल डिसीजेस की। वायरस, तो वायरस बच्चों, वायरस की जो डिसीजेज है उसके लिए हमें वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। तो बहुत से वायरस भी हमारे देश में हैं या पूरी दुनिया में हैं, और उसके लिए बहुत सी वैक्सीनें बन चुकी। देखिए बच्चों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको 5 साल तक बहुत से टीके लगवाए जाते हैं। वो सारी वैक्सीन है कि लाइफ में कभी भी उनको वो वायरस इफेक्टेड ना कर सकें। तो और सबसे पहले अभी जो हमारा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, अभी तो फिलहाल कोरोना ही है जिसकी वैक्सीन ही नहीं बनी है, और लेकिन उससे जो ज़्यादा हाईलाइटेड था कोरोना के पहले, वो है एड्स। अभी भी एड्स की वैक्सीन पूरी तरह बन नहीं पाई है। इसका इलाज तो है, एड्स के इसका इलाज है, लेकिन प्रॉपरली वो अभी उस पर केवल 70% ही लोग ठीक हो पाते हैं। अगर किसी को एड्स हो जाता है तो उसके 70% लोग ही ठीक हो पाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इन्फेक्टेड बॉडी, ये जो वायरस है, ये छूने से नहीं फैलता है, साथ खाने से नहीं फैलता है। लेकिन अगर कोई इन्फेक्टेड बॉडी है तो उसका ब्लड सेल अगर दूसरे इन्फेक्टेड बॉडी के ब्लड सेल के करीब आता है तो ये वायरस फैल जाता है। तो बच्चों, ब्लड सेल के करीब कैसे आ सकता है? ये ऐसा आ सकता है कि मान लीजिए आप कहीं डॉक्टर के पास गए, मान लीजिए आप बीमार हैं, तो आपको जो है सुई लगी, वो सुई इन्फेक्टेड हो गई, मान लीजिए सुई लगी, और मान लीजिए वो सुई पहले किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को लग चुकी थी, तो क्या होगा कि उसके ब्लड में ये सुई उसके ब्लड से कांटेक्ट में आई, फिर वो आपके ब्लड के कांटेक्ट में आई, तो इस तरह से ये वायरस फैल सकता है। इस एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये इम्यून को डिफिशियंस कर देता है, मतलब ये जिस बॉडी को इन्फेक्टेड करता है उस बॉडी का इम्यून पावर खत्म कर देता है। और जब इम्यून पावर खत्म हो जाता है, बॉडी कोई भी इम्यूनिटी पावर उसके अंदर नहीं रह जाती है, तो बॉडी धीरे धीरे बिकम डेड, वो बॉडी धीरे धीरे डेड हो जाती है। तो जब ये वायरस केवल इन्फेक्टेड स्टेट में रहता है, उसमें HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनी डिफिशियंसी वायरस। और जब ये पूरी तरह शरीर को इन्फेक्टेड करते हैं तो उसमें एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो और बच्चों, एड्स का पता लगाने के लिए जो टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं अलीशा टेस्ट। इसीलिए जब अलीशा टेस्ट किया जाता है तो उसमें हम एड्स के वायरस का पता लगाते हैं। ये देखिए, इसके बाद देखिए आपको फोटो में एक पोलियो से इन्फेक्टेड दिख रहा है बच्चा। जिसमें ये वायरस क्या होता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है, 5 साल तक ही किसी बच्चे को इन्फेक्ट कर पाता है। तो ये क्या करता है, एक पैर की सेल्स जो है उनको बढ़ने नहीं देता, उनको ग्रो ही नहीं करने देता, उनको कंजम करके जाम कर देता है, जिससे बच्चे एक पैर से जो है, उनका एक पैर जो है बेकार हो जाता है। वो एक पैर से पूर्णतः ठीक है, स्वस्थ बच्चे की तरह नहीं चल फिर पाते, एक पैर से वो काम नहीं ले पाते हैं, तो इस तरह से उनकी स्थिति हो जाती है। तो ये 5 साल तक के बच्चों तक में होता है। इसके टीके इसीलिए जन्म के बाद ही लगा दिए जाते हैं, या पोलियो की दवाएं सरकार द्वारा पिलाई जाती हैं। चिकन पॉक्स भी ये भी एक वायरस द्वारा पैदा होने वाला रोग है। उसमें पूरी बॉडी में छोटे
छोटे रेड कलर के रैशेज हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो जो वायरस इन्फेक्टेड है वो क्या करता है, पूरे शरीर में इन्फेक्ट दिखाता है और शरीर के ऊपरी स्किन में भी इफेक्ट दिखाता है पूरी, और तेजी से फैलता है। अगर वायरस से शरीर इन्फेक्टेड होता है तो वायरस तेजी से वीक होता है। अब लिस्ट ऑफ डिसीजेज जो है प्रोटोजोआ के द्वारा भी जो डिसीजेज फैलते हैं वो भी इनकी लिस्ट है। ये तो बहुत ही लंबी, जैसे प्लाज्मोडियम विवक्स, ये प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ है। वो क्या करता है, मलेरिया हो गया, वो मलेरिया का वाहक है या मलेरिया फैलाता है। मलेरिया बच्चों पानी से फैलता है, ज़्यादातर इन्फेक्टेड पानी पीने से मलेरिया फैलता है। तो ये क्या है, ये पानी में प्रोटोजोआ पैदा होता है और इन्फेक्टेड किसी भी स्वस्थ शरीर को इन्फेक्टेड कर सकता है। या ट्राइपैनोसोमा ब्रूसेल, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। ये ट्राइपैनोसोमाइसिस एक बीमारी है। इसमें ट्राइपैनोसोमाइसिस में गले की कोई नस जो है वो सूज जाती है। तो इस तरह से अलग अलग प्रोटोजोआस यहाँ पे आपके दिए हैं, जैसे मलेरिया का, या फिर ये ट्राइपैनोसोमाइसिस हो गया, या हमारे लैम्बेलिया, ये सब जो है ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। अमीबाइसिस जब हो जाता है तो पेट खराब रहता है, लीवर डैमेज होने लगता है। तो इस तरह से हमारे जितने भी पीछे आपने पढ़े, हमारे फंजी द्वारा कौन सा डिसीजेज होता है, या हमारे बैक्टीरिया द्वारा कौन सा डिसीजेज होता है, या हमारे वायरस द्वारा कौन सा डिसीजेज होता है, या हमारे प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा डिसीजेज होता है। अब इसमें हमने एलगी की बात नहीं की है, तो बच्चों एलगी द्वारा जो है, एलगी जो मरीन वाटर में रहती है, तो इसके द्वारा बॉडी टू बॉडी फैलने डिसीजेस तो अभी नहीं पता चले हैं हमें, लेकिन एलगी को खाने से जो है वो शरीर में टॉक्सिक बनाता है, जहरीले पदार्थ बनाता है, जिससे कि जो अलाइव बॉडी या एनिमल या ह्यूमन बॉडी है वो डेड हो सकती है। क्योंकि जो हमारा एलगी है वो बहुत कुछ एलगी तो इतने बड़े होते हैं कि जो हमें नेकेड आई से दिखाई देते हैं, और ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, मरीन सी वाटर में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सी वीड्स कहते हैं। और बहुत से एलगी भोजन के रूप में समुद्री तटीय प्रदेशों में भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा, सम फॉर्म्स ऑफ एल्गी आर लार्ज एंड कैन बी सीन विद द नेकेड आइज, दे आर फाउंड इन मरीन वाटर एंड आर कॉल्ड सी वीड्स। तो इन्हें हम सी वीड्स भी कहते हैं। और बहुत से जो एल्गी हैं वो भोजन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो लेकिन बहुत से ऐसे जहरीले एल्गी भी हैं जिन्हें खाने से शरीर में टॉक्सिक बनता है, और उसे हम डिसीजेस स्टडी में नहीं रखते हैं, लेकिन उसे खाने से शरीर में टॉक्सिक बनता है और बॉडी लाइव बॉडी डेड हो सकती है। तो हमारा अभी आपने बैक्टीरिया का तो अब देखिए बच्चों, हमने अब डिसीजेस किस फंजी से कौन सा डिसीजेज होता है, या हमारा किस प्रकार के मतलब कि जितने हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके द्वारा प्लांट में भी डिसीजेज होते हैं और एनिमल बॉडी में भी डिसीजेज होते हैं। और या हमारा जो बैक्टीरिया, उनमें भी देखिए ह्यूमन बीइंग में भी डिसीजेज होते हैं, या प्लांट बॉडी में या रूमेट्स एनिमल में भी होते हैं, प्लस प्लांट बॉडी में भी बैक्टीरिया का इफेक्ट होता है। इसी तरह वायरस का इफेक्ट है, जैसे हमने अभी एड्स के बारे में बताया, पोलियो के बारे में बताया, या हमारा रेबीज, हेपेटाइटिस है, ये सभी क्या है वायरस के द्वारा ये